नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस समय हम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के दफ्तर में हैं। ये वही जगह है जहां भारत की बड़ी बड़ी वित्तीय नीतियां बनती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनती हैं और बजट भी यहीं से तैयार होता है। और आज बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। और इस इंटरव्यू में मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। जी सर, थैंक यू। नमस्कार निर्मला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने दफ्तर में हमें ये समय देने के लिए। यू वेलकम। आपने 4 बजट पेश किए अभी। विच वन वॉज योर बेस्ट बजट? डू यू थिंक दिस वन इज योर बेस्ट, या इससे पहले का कोई और बजट आपको बहुत पसंद रहा? नहीं, आई कैन नॉट डिसाइड। मोर देन द बेस्ट, आई वुड थिंक प्रश्न ये होना था कि कौन सा बहुत ही चैलेंजिंग था। पिछले साल का भी चैलेंजिंग था, इस साल का भी चैलेंजिंग था, क्योंकि कोविड अभी तक है, चला नहीं गया। और पिछले बजट जब हमने पेश किया 1 फरवरी 2021 में, इंडिकेटर्स रिवाइवल का बहुत स्ट्रांगली हमारे सामने थे, इसीलिए एक बजट प्रिपेयर हुआ उस रिवाइवल को बरकरार रखने के लिए। मगर तुरंत हमने सेकेंड वेव फेस किया अप्रैल में। उससे बहुत सेक्शंस जो रिवाइव होना था, जैसे बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, और जहाँ लेबर इंटेंसिव नया डिलीवरी का या एयरपोर्ट्स में ग्राउंड स्टाफ का, सर्विसेज सेक्टर का, या होटल्स, रेस्टोरेंट्स, barbers, saloons, women's, care centers, beauty parlors, all of them were affected तब का सेकेंड वेव के बाद। फिर उस क्वार्टर वो एक इम्पैक्टफुल था, इसीलिए तुरंत हमने एक और घोषणा भी की। सो वो बजट एकदम चैलेंजिंग वातावरण में बनाया, और चैलेंज बहुत उस समय लगा कि एकदम चैलेंजिंग है। मगर इस साल जब हम इस तैयारी में हैं, वेव ऑलरेडी सेट हो गया है ओमिक्रॉन का। सो बजट पेश करने से पहले ही ये वेव आया, इसीलिए एक के बाद एक चैलेंज ही चैलेंज। सो सबसे चैलेंजिंग बजट कौन सा है, ये प्रश्न अगर आप पूछे तो भी आंसर इतना आसान नहीं है, फिर भी दैट वुड हैव बीन द क्वेश्चन। मगर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत के नागरिक हर एक के लिए कि इस इतना कठिन अवस्था में भी वो जितनी भी राहत मिल रही है, किसी को नहीं मिले, फिर भी सब उनके अपने अपने करते आ रहे हैं। इसके वजह से ही आज भी थोड़ा उम्मीद है इकॉनमी उठ जा रही। आज़ादी के बाद से इस तरह का चैलेंज भारत के किसी वित्त मंत्री के सामने नहीं आया कि ऐसी स्थिति में बजट बनाना हो। आपको लगा कि आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, या आपको ऑन द जॉब मिल गई? क्योंकि ये सबसे मुश्किल हालात के 2 बजट आपने पेश किए, 2020 का और उसके बाद अगला। तो आपको कैसा लगा कि जब आपने पहला बजट पेश किया पोस्ट कोविड, आपको ऐसा लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर यू, और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए? क्योंकि ये इट इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम अ थैंकलेस जॉब। सब लोग कभी आपसे खुश होंगे नहीं। वो सही बात है, मगर उसमें 2 अंश आपको मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाह रही हूँ कि एक, कंटिन्यूसली प्रधानमंत्री जी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलाए। आमने सामने बैठ कर के बात करने का तो संभव ही नहीं था। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हर वर्ग के साथ उनके मन में क्या चल रही है, वो एक्सपेक्टेशन क्या है उनके मन में, ये सब बातें चली और मेरे स्तर पर भी बातचीत हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ कर के पूरे फिनांस के टीम हर सेक्शन के ऊपर क्या कैसे हैंडल करना। सचमुच टेक्निकली देखें तो हाँ 2 बजट, मगर लॉकडाउन के बाद कम से कम 5 अनाउंसमेंट्स, बजट की तरह ही प्रिपरेशन,
बजट की तरह ही उसमें फिनेंशियल इम्प्लीकेशन, बजट की तरह ही उसमें इस वर्ग के लिए, उस वर्ग के लिए, वगैरह वगैरह। सो हाँ, कभी नहीं देखा ऐसे हालात में 2 बजट प्रेजेंट किया, मगर 2 से ज़्यादा एक ही साल में इतने सारे बजट। सो ये सिचुएशन तो वेरी चैलेंजिंग था। और इसमें जैसे मैंने कहा, जनता का इनपुट भी आना, हर वर्ग का इनपुट भी आना, और प्रधानमंत्री जी इसके साथ हमारे साथ बैठ करके छोड़ा नहीं दिया। मतलब फिनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ करके आएंगे, वो भी हुआ, हम बैठकर इधर तय किया, मगर उनके साथ कंसल्टेशन भी, और जो कंसल्टेशन उनको हर वर्ग के साथ हुआ, उनसे इनपुट हर एक बार इसमें है कि नहीं देखना, फिल्टर करना, ये सब इतना रिगरस, इतना डिटेल में, और इतना सपोर्ट, जो लीडरशिप आपके पीछे हैं और हर कदम आपके साथ वो सपोर्ट दे रहे हैं। फिर लर्निंग ऑन द जॉब जो आपने रेफ़र किया, बिल्कुल होता है, और वो लर्निंग से आपको ये नहीं लगता कि थक नहीं होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि ऐसे सपोर्ट है, ऐसे सब लोग का भावना हमें समझ में आ रही, करना और करना और करना। So that is why we could survive, and that is why at least somebody like me was able to work and more commit myself to work more. अब हम सीधे इस बजट पे आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, जो आपने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में कि 30% टैक्स लगेगा। क्या आपने क्रिप्टो करेंसी को अब देश में लीगल कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि टैक्स लगेगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी लगाया है, उनके लिए थोड़ा स्पष्ट करें कि आज क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है अभी, और क्या ये 30% के बाद अलग से एक जीएसटी भी लगेगा? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक लॉटरी की तरह होगा और हॉर्स राइडिंग की तरह होगा? इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन हियर। नहीं, इसमें अगर स्पष्टता चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल वो सब देते आएंगे, उसमें कुछ हेसिटेशन नहीं है। मगर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और उसको उपयोग भी करें। करेंसी होता है जिसका सरकार की बैकिंग है, कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए करेंसी, वो चीज़ है करेंसी। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिलता है जब सरकार उसको इश्यू करता है। अगर घर बैठे बैठे आप और मैं कुछ करेंसी इश्यू करें, वो करेंसी थोड़ी ना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देने वाले काम सरकार की बैकिंग से होता है, सरकार की अथॉरिटी के साथ। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, चाहे भारत हो कहीं और हो, सेंट्रल बैंक उसका इश्यू करता है, वो करेंसी माना जाता है ट्रेडिशनल सेंस में। और जब डिजिटली करेंसी इश्यू करते हैं मॉडर्न सेंस में, वो डिजिटल करेंसी होता है, वो करेंसी है। मगर बाहर जो माइनिंग के साथ, माइनिंग के द्वारा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आप इश्यू करते हो, कुछ हद तक वो कुछ एसेट हो सकता है, ना कि करेंसी। ये डिफरेंस हम पहले से समझ लें जी। और ये एसेट जो क्रिएट कर रही हो, वॉट एवर क्वालिटी ऑफ एसेट इट मे बी, वॉट एवर टाइप ऑफ एसेट इट मे बी, क्रिएशन बाय समबडी, कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज, कौन क्रिएट कर रहा, कौन किसको पास कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हर एक लेजर में कुछ एंट्री है, कुछ एग्जिट है, वो ठीक। उसके ऊपर ट्रांसैक्शन के द्वारा आप कुछ कमा रही हो, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स लगाए। सो वो करेंसी नहीं है पहले। फिर वो ट्रांसैक्शन के द्वारा आप सेल कर रही हो, खरीद रही हो और प्रॉफिट भी कमा रही हो, फिर वो टैक्सेशन लगाना पड़ता है। फिर ये ट्रांसैक्शन में भाग लेने वाले प्रॉफिट नहीं कमाया, एक से दूसरे के हाथ में चल रही है, फिर भी क्योंकि ट्रांसैक्शन हो रही है,
उसके ऊपर TDS। हम कम से कम समझ लें कि ये बात इज अबाव बोर्ड। TDS का अर्थ यही है कि वो एडिशनल टैक्स नहीं है, आप बाकी जो टैक्स भरेंगे उसमें रिकनसाइल कर दो भैया। इधर पेमेंट कर रहे हो वो उधर एडजस्ट कर लो, आपके बाकी टैक्स जो पे करना है, ये एडिशनल नहीं है TDS। सो इसके द्वारा ये सब विल बी अबाव बोर्ड। अभी मुझसे बार बार पूछा गया कि ये आप रेगुलेट नहीं कर रही हो मगर टैक्स कैसे कर रही हो? टैक्स इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसैक्शन हो रही है। You cannot ignore it. I can't ignore it. And it's big money. And above all, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपके पोजीशन क्या है? इसमें रेगुलेट करें, बैंक करें, कुछ करें, क्या है? उसके लिए ही कंसल्टेशन। हम एक कमरे में बैठ करके ये तय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। जिनको भी हमारे साथ इस विषय में बात करना है करिए, सबका ओपिनियन ले करके कुछ निर्णय करेंगे, बिल्कुल। सो कंफ्यूजन के कुछ भी कारण नहीं है। मगर अगर टेक्निकली क्या इसमें 30% लगाना है, ये 30% के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये सिर्फ ट्रांसैक्शन है इसीलिए इसमें सिर्फ TDS है क्या, इन सभी प्रश्नों के लिए ज़रूर हम हर कदम तैयार रहेंगे जरूर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। ओके मैम, एक बात जब आपने बजट की कही और कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हमने भी बिल्कुल यही होप किया था कि ग्रोथ बूस्टर जो हमने थीम भी चलाई वो यही रही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि डीरेल ना हो जाए। जो आपने भूमि और फाउंडेशन ले की थी पिछले बजट में वो यही थी और कंटिन्यूटी हमें दिखी। अब आपने कहा 25 वर्ष के लिए हम तैयार कर रहे हैं इस बजट के द्वारा, भारत आगे बढ़े। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसे आप डिफाइन करती हैं इसको, अगले 25 वर्ष के लिए हम कैसे इसमें समझें भूमिका बन रही है। एंड कैपेक्स की आपने बात की, 7.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आमदनी कहाँ से आएगी? खर्चा तो आपने तैयारी कर ली है मैम। पहला प्रश्न जी, मैंने बजट की शुरुआत में ही वो बात बोली कि हम ट्विन ट्रैक आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ट्रैक है जो पहले से कंटिन्यू करके आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही हम ये पैंडमिक अफेक्टेड इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। ठीक है। पिछली बार वो शुरू हुआ, पिछली बार भी एकदम बड़ा सा अमाउंट, उससे पहले के साल से कंपेयर करते हुए ज़्यादा अमाउंट दिए। इस बार उसको और ज़्यादा बढ़ा करके 7.5 लाख तक। इतने पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा क्रिएटिंग एसेट्स, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज या कुछ कॉमन इकोनॉमिक कॉरिडोर रनिंग थ्रू सेवरल स्टेट्स, ये सब बनाने में बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आप बिजनेस मैटर्स डील करते हैं, आपको मालूम है 1 रुपया खर्च करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसका मल्टीप्लायर कन्वेंशनल एनालिसिस में ये बोला जाता है 2.95 रुपीस तक। 1 रुपया का खर्च करने में 2 रुपया 95 पैसा तक आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब इकोनॉमी में आर्थिक एक्टिविटी, जॉब्स उधर इन सिटू मिलेगी, ब्रिजेस, उसके लिए सीमेंट, उसके लिए स्टील, सबका वो एक विषय है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा नहीं करूं और रेवेन्यू में दूं, मतलब मैं सीधा उसका उदाहरण सिंपल जो फ्लोटिंग में है उदाहरण, आपके हाथ में पैसा दूं, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मगर कितना होगा? हर 1 रुपया के लिए 0.95 ही मिलता है, लेस देन 1 रुपी मिलता है। इसीलिए मैं और पूरे हमारे टीम और प्रधानमंत्री जी का ये पिछले साल से बिलीफ है कि खर्च करो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा जिसमें से मिलेगा आपको वो करो। टेक्निकली हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, मगर उसका मतलब क्या है? जॉब भी मिलेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड सीमेंट का, स्टील का सिर्फ नहीं बढ़ेगी, उधर काम करने वाले उनके खर्च, उनके कपड़े, खाने का चीज़ और उनका इधर उधर का ट्रैवलिंग का खर्च, ये सब भी मल्टीप्लायर में इंक्लूडेड है ना। इसीलिए इसका मल्टीप्लायर ज़्यादा, हाथ में पैसा रखने का मल्टीप्लायर कम।
तो वैल्यू डिस्ट्रक्ट ना हो, आप वैल्यू इन्हांस करने की आपने बात Absolutely. की। ओके, तो जो ये कहीं ना कहीं ये आंसर हम समझ लें मैम, जो लोग बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, हमें क्या मिला इस बजट से, हमेशा उम्मीद लगी रहती है। क्या अब हमें ये सोच बदलने चाहिए, अब ये मान ले कि इस तरीके से इस बजट या आगे आने वाले बजटों को ना देखा जाए? नहीं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, आप भी मिडिल क्लास हैं, ठीक है, सब जो बात करते हैं और मैं समझ सकती हूँ जी। ठीक है। और नॉर्मली मिडिल क्लास, और मैं भी उस टर्म को लूजली उपयोग कर रही हूँ, नॉर्मली मिडिल क्लास मतलब कुछ ना कुछ इनकम है, यू आर नॉट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसीलिए हम डबली सफ़र कर रहे हैं, लोग बोलते हैं और मैं भी उसको एक हद तक सहमत हूँ। ओके, ठीक है, वी आर नॉट एज पुअर एज टू यू नो वी से नो आई एम नॉट विदाउट इनकम, आई एम गेटिंग सम, बट यू आर टैक्सिंग मी, आई एम नॉट हाई नेट इंडिविजुअल, so who can pay the tax and be aram, magar you are taxing me, and for this tax what am I getting? I agree, these are very very right questions to ask, and I fully am sensitive to it. okay. But my answer to that, being in this side of the table, जी, is what exactly do we mean about middle class? It's spread across the board. Farmers में middle class नहीं है क्या? मिडिल क्लास के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने LRS स्कीम के द्वारा पैसा भेजने के लिए कुछ ओपन नहीं किया, ऑलमोस्ट लाइक आई डोंट नो 2.5 crores or something like that, we allow them to transfer money to their children. Isn't that for middle class? You'll remember in 2019 there was huge outcry, and rightly, about middle class having taken loan, invested in buying apartment, but couldn't get the apartment because they were all stuck. They were paying EMI in the banks but paying rent also. Didn't we come up with a scheme so that those stuck projects can be completed? And चाबी middle class के हाथ में रखो। मैं मुंबई में जाकर के एक प्रोजेक्ट्स के सक्सेस होने के कारण चाबी देकर आई। ये प्रोजेक्ट हमारे घर के मोदी जी के सरकार के प्रोजेक्ट नहीं है, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। पूरे देश भर में Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ऐसे स्टक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हम ही तो पैसा दे करके उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, जो प्रोमोटर उसको छोड़कर चले गए थे। ये मिडिल क्लास के लिए किए। अफोर्डेबल होम्स के लिए जो टैक्स कंसेशन और इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट सबवेंशन जो देते हैं, 45 लाख का तक आप घर खरीद लो, वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे पूरे देश में खोल रहे हैं, सीट्स बढ़वा रहे हैं कि MBBS पढ़ो, नर्सिंग पढ़ो जी, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। हर एक एम्स में कितनी जॉब्स मिलती है, इन सब का देश भर में इन्वेस्टमेंट जब होती है, ये किसके लिए है? स्वाति जो पूछ रही है, मैं आम आदमी की भाषा में, जो आम आदमी का सेंटिमेंट है, वो ये कहता है कि आज का मिडिल क्लास श्रवण कुमार की तरह है। उसके एक कंधे पर कॉरपोरेट लोन्स का भार है सुपर रिच के लिए, दूसरे कंधे पर बिलो पॉवर्टी लाइन और फार्म लोन्स हैं, और इन सब को जो फाइनेंस कर रहा है वो मिडिल क्लास का आदमी कर रहा है, बिकॉज वही ईमानदार आदमी है जो टैक्स भी देता है, अपना काम ठीक से करता है, अपनी बचत करके बैंक में भी डालता है। तो दोनों का बोझ, सुपर रिच का भी और सुपर पुअर का भी बोझ मिडिल क्लास पर ही आ गया है। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, टैक्स पे करते हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का मैं ज़रूर हर मेरा बजट स्पीच में एक लाइन कम से कम रिकग्निशन के नाते बोलती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हु पे फॉर द कंट्री। और वो इतना दुख के बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं, इस देश का टैक्स देना आवश्यक है, हमारे देश के लिए करना है, वो भावना भी उनमें है, मैं रिकग्नाइज करती हूँ। मगर हम तुरंत इस देश का जो डेवलपमेंट हो रही है उसको दरकिनारे करना मुश्किल है। आज हर गरीब हमारे भाई बहन नहीं है क्या? उनके लिए शौचालय, उनके लिए गैस, उनके लिए मकान, उनके लिए घर तक पानी, ये सब किसके लिए है? वो उस तरफ रखना है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमारे घर में ही गरीब
और अमीर सब हैं, मिडिल क्लास के फैमिली में भी एकदम गरीब वाले रिश्तेदार हमारे आपस में भी हैं। घर जब हम गांव में जाते हैं हमारी दादी और नानी से मिलने के लिए, हमारे रिश्तेदार में ऐसे लोग भी नहीं हैं क्या? बिल्कुल। वो एक विषय है। दूसरा, रिच के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे टैक्स से हो रही है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज बिजली का रेगुलर सप्लाई 24/7 सप्लाई करना और उसके वजह से बिजनेस चलना और अच्छा चलाना और इंडस्ट्री आकर इन्वेस्ट करना, ये हम रिच के लिए कर रहे हैं या उस बिजनेस लगाने में हम सबको रोजगार मिले, इसके लिए कर रहे हैं? इसलिए पॉलिटिकली कुछ शब्दों का कुछ पार्टी इजीली उपयोग करने का उस आड़ में आकर के हम ऐसे सोचना नहीं है। ज़रूर इस देश का डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रही है। आप सोचिए ना, 6-7 साल पहले, 8 साल पहले एकदम ग्रिड का फेलियर हो गया, बिजली पूरे ठप हो गए थे, याद है आपको? जी। पूरे देश में एक एटलीस्ट इन वन एरिया कंप्लीटली डार्कनेस हुआ। पूरे दुनिया हमसे पूछ रही है ये क्या हो रही है? इमर्जिंग इकोनॉमी बोल रही हो, ये भी कर नहीं सकते। और बिजली का कटौती और बिजली का शॉर्टफॉल के वजह से सिटीज़ में भी 12 घंटा 6 घंटा और समटाइम्स 1 आवर कट, अनप्रिडिक्टेबल सप्लाई, उससे हम निकल कर आज एनर्जी ऑलमोस्ट सरप्लस प्रोड्यूस करने का कगार में आए। ये किसके पैसा? आप ही के तो पैसा। ये करना है कि नहीं करना, हम सब के लिए करना है कि नहीं करना, ये भी हम सोचना चाहिए। मैम, आपने कहा ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स कि आप हमेशा मेंशन करती हैं, उनको आप रिकग्नाइज करती हैं। एक ही बस छोटा सा आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी। एक बार जी, सॉरी जी, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज आज का टैक्स रेट्स आप प्लीज कंपेयर करिए 1980, 85, 90 में you were paying up to 45%, and there was one time when I was looking back at the data up to 90%, not in the 80s but even earlier, टैक्स का रेजिमेंट था इससे, उससे हम इस ओर तक पहुंचे। सॉरी। यस, नहीं बिल्कुल। तो हमने टैक्स कलेक्शंस में जो बढ़िया इजाफा देखा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा स्प्रेड बढ़ रहा है। तो क्या ये उम्मीद करी जा सकती है कि जब स्प्रेड बढ़ेगा, आपके कलेक्शंस बेटर होंगे, तब शायद रियायत दी जाए टैक्स? और ये लोगों का कहना भी है कि अगर आप टैक्स कम करेंगे तो ज़्यादा लोग आके टैक्स भरेंगे और आपका अल्टीमेटली कलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। जी, एब्सोल्युटली। और यही है इस डायरेक्शन में आप जीएसटी में भी यही है लॉजिक। 2 साल से रेट रेशनलाइजेशन का डिस्कशन में जीएसटी काउंसिल को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो जल्दबाजी में हाँ रेट बढ़ाओ जिससे कलेक्शन बढ़ेंगे नहीं किए। They were wise, they were very considerate to say नहीं देखेंगे कि कैसे। इस बीच में लीकेजेस को बंद करो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए फ्रॉड जो कर रहा है उसको पकड़ो, ये सब करने में भी जीएसटी का कलेक्शन इंप्रूव होगा। ये था उम्मीद जीएसटी काउंसिल में, जो मैं आज गर्व से बोल रही हूँ कि जीएसटी काउंसिल की टीम इतना अच्छा काम करके फ्रॉड को रोक रहे हैं, जिसके वजह से कलेक्शन अच्छा हो रही है और जिसके वजह से जल्दी में रेट एडजस्ट करने का आवश्यकता नहीं है। टैक्स बेस वाइडन होने दो, सबको बेनिफिट मिलेगा। निर्मला जी, इससे पहले जब बजट बना करता था तो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी थी, वो भी बहुत हावी होती थी और बजट एक चुनावों का टूल बन जाता था और लोगों को खुश करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस बार आपके बजट में जो अलग बात है वो ये है कि इट्स नॉट अ चुनावी बजट। आपने बजट में चुनाव को लेके कोई ऐसा पॉपुलिज्म जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। वॉज देयर ऑन सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू इस बार भी, जो आपने नहीं माना, या आप ये कहेंगे कि इट्स ट्रूली अ न्यू एज बजट जिसमें अब चुनावों को आप कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, इससे पहले एक विषय में जोड़ना चाह रही हूँ। पिछले बार की बजट से पहले भी ये स्पेकुलेशन था, कोविड टैक्स लगेगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, इतनी सारी रियायत देना कहाँ से देगी। स्पेकुलेशन 1। अभी स्पेकुलेशन 2, नहीं इलेक्शन के पहले 5 स्टेट्स और वो भी यूपी जैसे स्टेट, सो चुनावी बजट होगा। हाँ, कुछ बांटा नहीं आपने यूपी के लिए?
सो मैं इसमें एक विषय जोड़ना चाह रही हूँ, जो यू माइट थिंक यू विल से बिकॉज यू आर अ मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज कैबिनेट। मैं सचमुच इसीलिए एक विद कॉन्फिडेंस कह रही हूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। Last year he told me very clearly, no you will not raise the tax, but it's our duty to attend to the poor. इतना बड़ा 5 लाख करोड़ तक के सॉवरेन गारंटी के साथ विदाउट सिक्योरिटी एमएसएमई को लोन मिला है कि नहीं? इतनी सारे बिजनेसेस खड़े हो पाए और रहने they could withstand the pressure of the pandemic because that ECGLS emergency credit guarantee scheme was given. वो आज बढ़कर के 5 लाख करोड़ तक गया। He didn't raise tax and then say, okay, you take relief. No COVID tax. And this time the guesses were Chunavi budget. No. A long-term budget which gives you stability, predictability. Business को क्या चाहिए? अरे इस साल गिरा, अगले साल उठा, उथल पुथल टैक्स में नहीं, steadily tax. No increase because the pressure is more. We've kept you stable. और above all, पिछले साल जो मैंने particularly ले आए ट्रांसपेरेंसी इन बजट। बजट में दिखता एक, दूसरा नीचे है, दिखाई नहीं देता। ये था ना यूपीए के समय में बजट का कैरेक्टर, नहीं, जो दिखता है, जो पढ़ा जाता है, वही है बजट। ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग, ये सब स्टेबल बजट की बात है, ट्रांसपेरेंट बजट की बात है, प्रेडिक्टेबल रिजीम का बात है। यही तो इस बजट का कैरेक्टर। हमने ये भी देखा कि आप अपना जो बजट का भाषण है अब टैब से आप पढ़ के बोलती हैं। इट्स अ न्यू चेंज जो पहले नहीं होता था, उसके पीछे कोई खास वजह? और यू वांट टू रियली प्रोजेक्ट द बजट एज द फ्यूचरिस्टिक हाई टेक डिजिटल बजट? पिछले साल से ये शुरू हुआ है। वी ब्रॉट इन दैट बिकॉज आई थॉट इट वॉज टाइम दैट वी शुड मेक डिफरेंस इन द सेंस ऑफ पेपरलेस बजट बनाना। फाइल्स पेपरलेस चल रही है आजकल, और कोरोना के समय बहुत ही उपयोगी रहा। वी डिडंट हैव टू टच, बिकॉज इनिशियली पीपल हु डिडंट वांट टू टच करेंसी, बैंक्स में सैनिटाइज करते थे बैंक हर रुपया को। सो उस समय तो वी थॉट दिस मेकिंग इट डिजिटल विल बी परफेक्टली एक्सेप्टेबल, एंड इट हेल्प्ड, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जब होता है डिजिटल रहने में बहुत फायदा है। या यू बिलोंग टू द प्री इंटरनेट एरा और आज आप टैब से बजट पढ़ के बता रही हैं, डिजिटल बजट बना रही हैं। हाँ जी। सो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? मगर भारतीय एक्चुअली अब जनता हमारे लोगों को देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट को कैसे एक्सेप्ट करती है। गांव में खेती के उस पार बैठ करके खेती से निकाला गया मूली सरसों उसको बेचने वाले किसान भी क्यूआर कोड रख रहा बगल में। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करना भी है। अडेप्टेशन उनके, हाँ, रेडी टू अडेप्ट, कितने मानसिकता है वो हम ज़रूर अप्रिशिएट करना और एमुलेट भी करना चाहिए। निर्मला जी, एक जो बजट का ड्रिल रहता है, आपने बजट पेश किया, उसके बाद आपकी पार्टी बोलती है तुरंत ऐतिहासिक बजट, आज तक का सबसे बढ़िया बजट पेश किया है। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी आ जाते हैं कि एंटी फार्मर बजट है, एंटी पुअर, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। और फिर धीरे धीरे शाम तक पूरे न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट होने लगता है, एंड फाइनली यू नो सीम टू बी एक्सप्लेनिंग कि नहीं ऐसा नहीं है। सो जब आप बजट बनाते हैं, आप पहले से इस बात की तैयारी करके रखते हैं कि आपके ऊपर यही आरोप लगने वाला है कि एंटी पुअर है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं है, एंड देन यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन? Is there any kind of pressure also while making the budget? We prepare to be able to explain what is in the budget, and in that process what is in the budget for A section, B section, C section. Yes, we prepare for that because we have to explain the budget out. मतलब वो तो ज़रूर एक्सरसाइज करते हैं, मगर मैं एक हल्की सी बात इसमें जोड़ना चाह रही हूँ। मुझे किसी ने भेजा एक R.K. लक्ष्मण के कार्टून जो 1985-86 उस समय का है। उसमें
बोल रहे हैं कि मीडिया जा करके किसी नेता से पूछता है, तब माइक नहीं है, वो लिख रहा है मीडिया, शायद वैसे पिक्चर है, और आम आदमी उधर जो आर.के. लक्ष्मण के कार्टून के मेन हीरो है वो खड़े होकर सुन रहा है। यही था विपक्ष के नेता उस समय भी उस कार्टून के द्वारा यही बोल रहा है कि फार्मर के लिए कुछ नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मैं लाइट हार्टेड कमेंट बोल रही हूँ। कुछ इश्यूज हर बजट के बाद स्टॉक लाइन हो गए हैं, और जब हम इस इशू के बारे में, इस बजट के बारे में बात करते हैं, फार्मर्स के लिए इतनी सारे, आज का उनका छोटा फार्मर का हालात देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको किसान सम्मान निधि देते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट तक पहुंचता है, साल के लिए 6,000 रुपीज ईच फार्मर का। उससे शायद अप टू 10 करोड़ फार्मर्स का बेनिफिट मिल रही है। उनके फर्टिलाइजर का प्राइस चाहे कुछ भी हो दुनिया में, लास्ट ईयर फर्टिलाइजर प्राइसेस वेंट अप द roof. We took it all because import ही करते हैं, इस देश में नहीं है फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल। उसका कॉस्ट हमने फार्मर को पास नहीं किया, सरकार ही उस बोझ को उठाए, क्योंकि फार्मर्स को सपोर्ट करना है। इस बार भी न्यूट्रिएंट का एलोकेशन आप अभी ही देख लीजिए, समथिंग लाइक 27,000 crores has gone to 46,000 crores, if I'm right about exact. Her bringing in technology into agriculture, drone being used for spraying of fertilizers and chemicals, एरिया सर्वे करने के लिए, क्रॉप इंटेंसिटी सर्वे करने के लिए ड्रोन के द्वारा मेजर करो, अंडरस्टैंड करो कि पर हेक्टर कितना आने वाले हैं। सो छोटे किसान के लिए उनके फार्म तक रेंटल में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लेके जाने के लिए, वो खरीदना नहीं है, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है, खरीदेगा कोई और, उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट होगा। वो 4-5 ट्रैक्टर खरीद कर उसी गांव में रहेगा, मगर किसान के लिए वो रेंटल में देगा, उसका प्रावधान कर रहे हैं। जो किसान का बेटा ही हो वो बैठ करके ये सिस्टम के द्वारा बैंक लोन ले लें, ट्रैक्टर खरीद लें, उनके पिताजी का फार्म में भी और अगल बगल के फार्म में भी वो रेंट दे करके उसको चला सकते हैं। ऐसे नया नया तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास का विषय तो मैं पहले से बोल दी। पर आपको ऐसा लगता है कि कृषि कानून जो वापस लिए गए उसकी वजह से एक काफ़ी ब्रेक लगा, नहीं तो आप फार्मर्स की जो इनकम है उसको और अच्छा कर सकते थे। इट वॉज अ जोल्ट। Well, that is one way in which we could have, but we are also doing equally other ways. मैंने जुलाई 19 का बजट में अन्नदाता ऊर्जादाता क्यों नहीं बने? अन्नदाता can become ऊर्जादाता. We gave them solar equipments for their own pumps for pumping out water. नहीं तो वो एक्सेस रहने में ग्रिड को सप्लाई भी कर सकते हैं। और एग्रो फार्म्स, बी कीपिंग, ऐसे फार्मर के लिए एक्स्ट्रा, और आजकल भी फूड प्रोसेसिंग के द्वारा विलेजेस में ही वैल्यू एडिशन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रावधान दे रहे हैं। VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा यूनिट्स लगाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को ले आ रहे हैं। ये सब भी किसान के लिए ही। आपको ऐसा लगता है विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि कृषि कानूनों की वजह से जो प्रोटेस्ट चला उसकी वजह से किसान सरकार के या बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं? जैसे अभी चुनाव में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, बहुत इस तरह के जो किसान हैं, और आपने इतनी नई नई योजनाएं चलाई उनके लिए। डू यू थिंक, यू आर होपफुल दैट यू विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज देम? क्योंकि अभी ग्राउंड पर जब जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि किसान नाराज़ है और इसीलिए उन्होंने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया और ये इतना एक पॉलिटिकल इशू बन गया। दूसरी तरफ से आप एक के बाद एक योजना दे रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक यू हैव बैलेंस्ड इट आउट नाउ? आई थिंक छोटे किसान के मन में ये स्पष्ट है कि मोदी जी उनके लिए ज़रूर इतने सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, और ये तीनों कानून के ऊपर भी ज़्यादातर समझ रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने वो गुरु पूर्णिमा के दिन बोले, कुछ वर्ग हैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको विड्रॉ किए।
मगर आप देखे होंगे बहुत सारे किसान खुद जब मीडिया जाकर उनसे बात करते हैं वो बोलते हैं कि एमएसपी के द्वारा खरीदार हो रही है और ज़्यादा पैसा तुरंत उनके अकाउंट में आ रही है, विदाउट डिले आ रही है। सो छोटे किसान सब ज़रूर इस बात को समझ रहे हैं। मैं उससे समझ रही हूँ कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा चुनावी राज्यों में भी, क्योंकि उनको समझ में आ रही है कि कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है, पैसा मिल रही है, प्रोक्योरमेंट हो रही है, एमएसपी मिल रही है और इतने सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी उनको आ रही है और भी आएगा। ओके, उनके हित की बात हो रही है जैसा आप बता रही हैं। कॉर्पोरेट इंडिया बहुत खुश है बजट से। आपने ग्रोथ की बात की जैसा मैंने शुरू में कहा। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दी हम इतना पब्लिक कैपेक्स करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। हम प्राइवेट में ये सेंटिमेंट नहीं देखते। हम उनसे पूछते भी हैं कि आप अब कमिट करेंगे, हमें तो ठीक से नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट ऑन ग्राउंड मैम हमें नहीं दिख रहा कि वो लोग कमिट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं अब हम बड़े प्लांट्स लगाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको अभी भी दिखती है? और अब जो आपने स्टेप्स लिए उसके बाद आपको उम्मीद है दैट द एनिमल स्पिरिट्स विल कम आउट अगेन? नहीं, ज़रूर उसमें परिवर्तन है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स के रिडक्शन के बाद उनके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज को वो सॉर्ट आउट करके आज बाहर जब आने के लिए तैयार हैं, तब आ गया सेकेंड वेव और उसके कोविड सेकेंड वेव और उसके बाद ये ओमिक्रॉन भी। मगर ओमिक्रॉन का विषय में सबको मन में ये स्पष्ट है कि इतना सीरियसली अफेक्ट नहीं किया, विस्तार से स्प्रेड हो रही है मगर इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डैमेजिंग। और ये भी मैं 2+2 देख रही हूँ। एक तरफ आप देखने में एफडीआई आ रही है, एफपीआई नहीं, एफडीआई आ रही है, विच मीन्स पीपल आर फाइंडिंग partners to invest and be on the board to take a call. Second, mergers and acquisition का आप numbers देखिए 19, 20, 20, 21, 21, 22 बढ़ते जा रही है, which means people are looking at expanding capacity through acquisitions, ये भी हो रही है। तीसरा, आज स्मॉल सेविंग्स इस देश में विपक्ष का ये भी कंसर्न रहता है, नहीं नहीं इट्स नॉट लाइक बिफोर, मगर आज हमारे सिटीजन्स के माइंड में भी जहाँ उनका अपॉर्चुनिटी बेटर है, इंटरेस्ट रेट इज लो, फिक्स्ड डिपॉजिट में इतना नहीं कमा पा रहे हैं, इसीलिए यू फाइंड एन एक्टिव रिटेल इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। पीपल आर मूविंग ऑन देयर ओन, दे आर एबल टू सी, इंफॉर्मेशन इज सो पब्लिकली अवेलेबल। कंपनी जो अच्छा मैनेजमेंट के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके में चल रही है, उन सब में भाग लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर भी आ रही है। नहीं तो इतना डीमैट के अकाउंट, इतनी रिकॉर्ड नंबर्स, ट्रू, ये सब ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री में भी, इंडिविजुअल में भी देर आर वेरी मेनी रीसेट्स विच आर हैपनिंग। ओके, हम उस रीसेट को भी समझना चाहिए। लेबर भी, आज देख लीजिए, मैं इंडस्ट्री से बात करती हूँ, पैंडमिक के कारण जो वापस गए लोग उनके अपने अपने गांव में, जब वो लौटे, they didn't go back, not all of them went back to their respective old jobs. Some of them went to newer jobs, some of them demanded better wages and went to a different employer. And local employment का इंडस्ट्री भी रेडी कर रही है कि नाउ आई विल हैव टू मेक डू विद व्हाट इज अवेलेबल। उनका ट्रेनिंग का भी वो प्लान कर रहे हैं कि कुछ करना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीसेट विच इज हैपनिंग, वी हैव टू गिव टाइम फॉर इट, फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। श्योर। तो इस पॉइंट से मैं ये जानना चाहूँगी, आप उम्मीद कर रही हैं कि हमारी रेटिंग्स एज अ कंट्री इम्प्रूव होगी? इज द टाइम नाउ आफ्टर दिस बजट मैम, आपको लगता है कि रेटिंग एजेंसीज इंडिया को बेटर रेटिंग देंगी? देना चाहिए। और पिछले बार भी मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि रेटिंग एजेंसी को परवाह नहीं करो, खर्च करो। हम खर्च भी किया, ठीक है, रेटिंग एजेंसी का परवाह नहीं करो, वो बात ठीक है, मगर हमारे चैलेंजेस को समझ करके कैसे हैंडल करना, कैसे बैलेंस आउट करना, एट द सेम टाइम इफेक्टिव तरीके से नीचे तक कैसे पैसा को पहुंचाना,
ये नहीं है कि अच्छा समय में भी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 रुपी अगर मैं देती हूँ 15 पैसा ही जाता है आखिर आदमी के हाथ तक। दैट वाज व्हेन एवरीथिंग वाज फाइन। अभी तो पैंडमिक है, फिर भी ग्राउंड तक पहुंचकर डिफरेंस ले आने वाले तरीके से स्कीम्स हमने दिलवाए। इससे केयरफुली रिवाइवल का हर हिस्सा हम देख रहे हैं अभी। सो दैट बैलेंस हैज ऑल्सो बीन मेंटेन्ड। सो इट इज नॉट एज इफ मीनिंगलेसली लाइक यू थ्रो इट थ्रू एन हेलीकॉप्टर, वो नहीं हुआ। बट वी बीन केयरफुल। विपक्ष के अगर आप दो सबसे बड़े आरोप आपके लिए रहे हैं अगर आप देखें तो, और ग्राउंड पर जो उन्होंने बहुत एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, महंगाई और बेरोजगारी। हर जगह अगर आप देखेंगे तो इसी पर प्रोटेस्ट है, इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी पर ट्वीट्स हैं। राहुल गांधी का भी आप देख लीजिए, जो यूथ का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्रों का भी, बेरोजगारी और महंगाई। सो आपको क्या लगता है, वाकई में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ी है तो वी हैव बीन नॉट एबल टू कन्विंस द पीपल कि दिस इज द रियल डेटा। एक और विषय इसमें जोड़ना है कि डेटा एक विषय है, मगर सचमुच हमारी देश में महंगाई के हार्डकोर 3-4 मुद्दे कभी भी रहा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मे बी इन अ फ्यू ईयर्स टाइम वो सब एड्रेस भी होंगे। इन्फ्लेशन और महंगाई के कारण जो बनते हैं वो सब, पेरिशेबल गुड्स का लाइफ स्पैन इंक्रीज करने में हम अभी तक इतना सफलतापूर्ण तरीके से कुछ, पेरिशेबल मतलब प्याज, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, वो एक है। दूसरा, इस देश में जितना दाल हमें चाहिए उत्पादन उतना नहीं है, इसीलिए दालों का कमी कभी भी रहता है। और सीजन आने से पहले, मतलब अगला क्रॉप आने से पहले वो एकदम प्राइसेस बढ़ जाता है। कभी भी हम वो गैप फिलअप करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, इस बार भी, पिछले साल भी। और इंपोर्ट में डिसीजन लेने के समय बहुत धर्म संकट रहता है। क्यों? इंपोर्ट आप कंज्यूमर को मन में रखते हुए करना है, क्योंकि वो दाम बढ़ रही है, वो अफेक्ट होना ही होना। मगर इंपोर्ट करने शुरू करो तो किसान बोलता है कि विच मीन्स अगले साल से हम इस क्रॉप के ओर नहीं देखना चाहिए, जहाँ एमएसपी मिलता है वो ले लो भाई, सेफ रहो। सो दाल कल्टीवेशन में किसान का कभी भी सेंसिटिविटी रहता है कि सरकार कंज्यूमर को मन में रखते हुए इंपोर्ट कर देगी, जिससे मेरा प्राइस एकदम गिर जाएगा। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ। और जब कंज्यूमर का इंटरेस्ट अब छोड़ करके नो इंपोर्ट, क्योंकि किसान अभी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली जनता को दुख वो भी होता है कि घर संभालना मुश्किल हो रही है, भैया हमारे प्रोटीन कहाँ से आएगा। ये इशू है हमारे देश में। दालों का कमी भरपाई करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी अभी किसान को ये बोल रहे हैं कि अब दलहन और तिलहन, ऑयल्स, एडिबल ऑयल भी यही प्रॉब्लम है। सडनली आप इंपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन निकालो, हमें फ़ायदा हो रही है नहीं हो रही है, दूसरी कंट्री से जो आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट का रेट बढ़ा देते हैं। सो उनका कमाई अच्छा हो जाएगा, हम इंपोर्ट भी करें और ज़्यादा पैसा भी उसके ऊपर खर्च करो। वही एडिबल ऑयल इधर ज़्यादा सरसों में, ज़्यादा मूंगफली में अगर हम कल्टिवेट कर पाएंगे, सो आत्मनिर्भरता इन एडिबल ऑयल भी होगा। सो देर आर क्वाइट अ फ्यू सच बैलेंसिंग। मैंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था कुछ साल पहले, और उन्होंने कहा था कि अब जो पकौड़े वाला है वो अगर पकौड़े बेचता है तो क्या वो रोज़गार नहीं है, और उसके लिए बड़ी ट्रोलिंग हुई और विपक्ष ने उसको बड़ा मुद्दा बना दिया। आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो यूथ है, एक्चुअली सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और जैसे आपने कहा कि एफडी से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में भी लगाना चाहिए तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। बेरोजगारी का मुद्दा भी कुछ वैसा ही है कि लोगों को दे नीड सर्टन काइंड ऑफ जॉब्स एंड नॉट द अदर साइड ऑफ द जॉब्स, और इसीलिए आप शायद प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो सही बात है। और ये भी है कि हम कॉलेजेस से जब, और स्कूल, हायर एजुकेशन से, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से सब जब स्टूडेंट निकल कर आते हैं, उनके हाथ में काम करने लायक स्किल्स नहीं होते।
वोकेशनल ट्रेनिंग एक ज़माने में इस देश में देते थे, मगर उसका इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड ग्लैमर चला गया। अरे सब लोग डिग्री चलना है, सब लोग एक बैचलर्स डिग्री हाथ में रखो, उसको मीनिंगफुल करो। लोकली जो जॉब्स मिल रही है उस जॉब के लिए आपका तैयारी करना चाहिए और आप तैयार होना चाहिए। उसके लिए आपको जो स्किल चाहिए वो देना चाहिए, जिससे आप आपके जहां आप रह रही हो उसके इर्द गिर्द में अच्छे जॉब भी क्यों ना मिले। आज वर्क फ्रॉम होम के इसमें से आप यू कैन डील विद अ बिग कंपनी एंड इट्स वॉट एवर वर्किंग फ्रॉम योर ओन प्लेस, यू डोंट नीड टू शिफ्ट टू द अर्बन एरिया फॉर इट। सोचना, सरकार, मैं जनता का नहीं बोल रही हूँ, सरकार के तरफ से इसके बारे में सोचना, इसके लिए स्किल्स डेवलप करना और स्किल इम्पार्ट करना, वो सर्टिफिकेशन मीनिंगफुल देना। उसके बाद आज मैं खुशी से ये कहना चाह रही हूँ, ये श्रम के पोर्टल देखिए, जो माइग्रेंट वर्कर्स का गांव तक वापस चलने का उस समय में उसका आवश्यकता हम सब समझे और वो ये श्रम पोर्टल हमने बनाए। उसमें आज इनफॉर्मल सेक्टर का इतने सारे लोग उसमें रजिस्टर कर रहे हैं और आप जानकर चौंक जाएंगे कि हम बार बार ये कंस्ट्रक्शन वर्कर या मिल्स में काम करने वाले या आजकल मोबाइल असेंबल करने वाले ये सब बात करते हैं। उसमें 400 ऐसे जॉब्स का एंट्री आई है जो सब इनफॉर्मल सेक्टर का। अभी गवर्नमेंट इसमें ध्यान दे रही है कि उन 400 में कितना स्किल अपग्रेडेशन होना है, उसमें कितना टेक्नोलॉजी को ले आना। सो फॉर्मलाइजेशन करने में ये सब फायदा होता है। जी, हम ये जानना चाहते थे आपसे, थोड़ा बजट के बाहर का है, हाउ डज इट फील टू बी निर्मला सीतारमन इन दिस गवर्नमेंट? क्योंकि सरकार पे सबसे ज़्यादा जो आरोप लगता है वो ये कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कभी भी, एंड इन द बिग फोर मिनिस्टर्स यू आर द ओनली वन प्रोबेबली जो साल में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फ्री व्हील प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, इंटरव्यूज़ भी करती हैं और आपको बहुत बार सरकार को डिफेंड भी करना पड़ता है। सो आपको जब हम देखते हैं तो आपका रास्ता थोड़ा अलग दिखता है, वो कैसे हुआ? अलग मतलब कैसे? अलग मतलब कि आप प्रेस के सामने बहुत निडरता से जाती हैं। बाकी जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि बड़े जो द बिग फोर हुआ, दे आर नॉट मीटिंग द प्रेस, लेकिन जब वो जाते हैं तो कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए जाते हैं कि ओके आई एम अनाउंसिंग दिस थिंग, कोई नया पार्टी में ज्वाइन किया, कोई नई अनाउंसमेंट हुई, वो यस तो ट्रेनिंग स्पोक्स पर्सन का काम ही वही है, प्रवक्ता के काम है, बात करो, मीडिया से बात करो। और वैसे मैं समझती हूँ कि मीडिया वेल एटलीस्ट क्योंकि पहले से इट्स योर होम ग्राउंड बट जब आप फाइनेंस मिनिस्टर बने स्पोक्स पर्सन से, तो आपको कुछ लगा कि अब जो है मुश्किल हो गया है काम काफ़ी? नहीं, अभी मीडिया से इंटरेक्शन कम हो गया है, क्योंकि मैं जानबूझकर कम नहीं की, मगर नेचर ऑफ दिस जॉब बार बार बात करने में फ़ायदा नहीं है, वो एक है। दूसरा, बार बार बात करने में कई मिसअंडरस्टैंडिंग का भी प्रॉबिलिटी है और इसका हर शब्द का कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन बिजनेस चैनल्स चलाने वाले आप दोनों को ज़रूर ये समझना चाहिए और समझेंगे भी कि एक शब्द फिनांस मिनिस्टर ने एक कह दिया, उठ उधर कुछ इम्पैक्ट है और कुछ इन्फ्लुएंस हो गया है, और वो जब सब मेरे मन में। हाँ, और जब आप बहुत दिन तक चुप रहती हैं और कुछ आपकी तरफ से नहीं आता है, तो फिर ये खबर चलने लगती है कि नहीं, आप नाउ यू हैव गॉन साइलेंट, यू आर बीइंग साइडलाइंड, अभी पता नहीं क्या होने वाला है ये सब ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं, वी लिव विद इट। एक सवाल हम प्राइवेटाइजेशन पर ज़रूर करना चाहेंगे। जिस तरह से सरकार ने एक नीति बनाकर आगे बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उसको अपनी स्ट्रैटेजी में बिल्कुल खुलेआम बताया कि यस, हम वी आर फॉर प्राइवेटाइजेशन, वी आर फॉर गेटिंग आउट ऑफ द सेक्टर्स दैट आर नॉट फॉर अस। आपने कदम आगे बढ़ाए, मुश्किलें हुई थोड़े बहुत, अब आपको उसके फ्रूट्स दिख रहे हैं। जिस तरह से इस बार डिसइन्वेस्टमेंट की आपने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, इस बार बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर लिया है मैम एज अगेंस्ट व्हाट वाज अर्लियर, तो क्या अब थॉट प्रोसेस है? और हम इसमें जो बाधा बार बार देखते हैं, प्लान अनाउंसमेंट्स बहुत हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन हो नहीं पाते हैं,
तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे? और प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, क्या अब वो पेस पकड़ेगी फाइनली, आपको लगता है? नहीं, एक विषय तो पहले से मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि पिछले बजट में जो मैंने कमिट किया वो सब कंटिन्यू हो रही है, कोई पीछे नहीं हटे कोई भी अनाउंसमेंट में, इंक्लूसिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट हुआ, इतना सक्सेस नहीं हुआ, वो सब विषय में एक मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, आपके व्यूअर्स के लिए, उनके समझने के लिए। हम अगर हमारे घर में कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं, घर हो लैंड हो, कितने हम भी सोचते हैं, उससे कई गुना, क्योंकि पब्लिक मनी डील कर रही हो और गवर्नमेंट के सिस्टम्स में हर एक स्टेप के लिए कोई ना कोई लिखित रूप में जस्टिफाई करने का आवश्यकता होता है। और CAG, CVC, इन सब का निगरानी भी होती है। अ कॉम्प्लेक्स अफेयर एयर इंडिया, उसको हर स्टेज में मॉनिटर करके क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन तरीके से हम हैंडल किए। दैट itself will tell you that we take every such decision at every stage with great seriousness. समय लगता है और इसको अंडर एस्टिमेट करने में कुछ फायदा नहीं है। क्या मैंने पिछले बार अंडर एस्टिमेट की? वो भी नहीं है। हमने शुरू की, बट मार्केट ठीक रहे, अच्छे समय भी शायद हो, मगर कोरोना की वजह से स्टाफ आधा समय एक टीम घर से कर रही है, दूसरी टीम ऑफिस में। एंड आफ्टर ऑल माई टीम विच लुक्स आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट इज अ स्मॉल ग्रुप। दीपम इज अ स्मॉल ग्रुप। सो NINL हुआ, एयर इंडिया हुआ, अभी LIC होने वाले हैं। इस साल मैम पूरा हो जाएगा? It will happen. ओके। और जो शिपिंग कॉरपोरेशन, BEML, ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर हैं, क्या ये वित्त वर्ष में वो कंप्लीट हो जाएंगे या थोड़ा स्पिल ओवर हो सकता है? नहीं, लेट मी सी हाउ टू गो अबाउट इट। आई मीन हर एक में हमारी इंटेंशन है जितना जल्दी हो सकता है उसको, क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल मिल गए, हम कर दिखाना ही है। कर दिखाना है। आखिरी सवाल मेरी तरफ से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो बड़े मंत्रालय एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही चलाते हैं, वो सब बहुत अच्छे से नज़र भी रखते हैं, गाइड भी करते हैं। आप अपना क्या अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे और लोगों के साथ भी, कि व्हाट काइंड ऑफ ट्यूनिंग यू हैव विद द प्राइम मिनिस्टर, और जब इस तरह का बजट बनता है जैसा अभी आया, तो व्हाट काइंड ऑफ सजेशंस यू गेट फ्रॉम हिम? नहीं, कांस्टेंट गाइडेंस, कांस्टेंट सपोर्ट। After all, he's been a very successful chief minister of a very industrially active state, a state which believes in good commerce, good trade, छोटे मोटे बिजनेस भी बहुत सारे। उधर इतना ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस के साथ एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब बन जाते हैं, उनका ग्राउंड रियलिटीज पे पूरे समझ है। सो टू वर्क विद हिम, एंड ही वर्क्स नॉट like what you call, person who's been in state politics, high level of international professionalism के साथ वो हैंडल करते हैं, हर एक के बात सुनते हैं ध्यान से। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट इज नॉट अ सीक्रेट। कोई किसी ने उनके सामने बैठ करके बात करने समय नो इंटरप्शंस, नो फोन कॉल्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, पूरे अटेंशन के साथ आप जो भी कह रहे हो उनको वो सुनते हैं। फिर बाद में दोबारा बैठ करके हम सब के साथ उस सजेशन, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे कंसल्टेशन से जो भी आए, उन सब के साथ क्या विचार है, कैसे करना है। सो द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर लाइक दैट is you have the confidence that he is there to fully support you, back you, to be with you. And then also to be clear that no idea is rejected, every idea is worked upon. And only after that, when government as a whole approach के साथ इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट सबका विषय जोड़ने के बाद ही बजट तैयार होता है। सो आप पहले एक फर्स्ट कट उनको दिखाते होंगे, फिर एक सेकंड कट दिखाते होंगे, फिर एक थर्ड कट दिखाते होंगे बजट का, और शुरुआत में से इनपुट जो आया कंसल्टेशन, वो सब भी उनके पास जो आया, हमारे पास जो आया, सबका भी कंसल्टेशन। इट्स अ मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद सम प्राइम मिनिस्टर हु कैन
give you all the time whenever you want. Discuss every idea, small, big, super big, it doesn't matter. And access whenever you want, even during the pandemic. Only thing was you do RT-PCR each time you go. Kyunki you will have to be sure that you don't hurt the Prime Or of Minister. course use digital means. as we- No, but when it was budget, it was never digital. Wonderful. So it's a great motivational experience, and I, for one, who has seen some kind of corporate working when I was abroad, feel it extremely motivating to have a leadership like that, and I'm actually very fortunate. All right, मैम, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमें समय देने Thank you के so लिए। much, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you.